If you can close the door, then we can start the press conference. तो सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रोहित सिंह है, आई एम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मैं निधि खरे, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अनुपम मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आज सुबह से हम लोगों ने यहाँ पे एक राउंड, शुड वी स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? माइक ऑन है, ऑन है। इंग्लिश? एक मिनट इंग्लिश। सो yes, so we had this round tables which we organized, and we were sitting since the morning about 10:30 till just sometime back 3 p.m. So I'll give you the context as to why, इसकी क्या ज़रूरत क्या थी। तो हमारा विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिसमें हम तीनों लोग काम करते हैं, उसके पास 4-5 महत्वपूर्ण काम है। उसमें से एक काम है उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण, राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और वो सारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले 1986 का था, अब 2019 का है। उसके तहत जो व्यवस्थाएं हैं, द सिस्टम्स विच आर अंडर दैट एक्ट, सो वी वर्क अंडर दैट, and we have about 700 courts across the country at district level, at state level, and at the national level one. It is called a commission. So we have district commissions. It's called DCDRC, District Commission for District Consumer Dispute Redressal Commission. Then we have SCDRC, State Consumer Dispute, which is there in all states, and then we have a national. So at this moment, there are 5.5 lakh cases which are pending in all these courts. So as department, we were worried as to why the number is high and how we can, reduce this pendency expeditiously. So for that, an analysis was done कि ये cases किस बारे में हैं। तो हमने इसके एक एल्गोरिथम के थ्रू और अन्य एनालिसिस के थ्रू ये पाया कि इसमें 5,50,000 में से 1/3 केसेस, 1,70,000 इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं। इंश्योरेंस ऑफ वेरियस टाइप्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस। तो हमें लगा कि यदि इंश्योरेंस के बारे में इतने लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉज, एंड मे बी देयर आर सम सिस्टमिक इश्यूज़ जिसको रिड्रेस करके हम इन केसेस की संख्या कम कर सकते हैं। तो उसकी एक हमने राउंड टेबल फरवरी के महीने में दिल्ली में करी थी, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर के प्रमुख लोग, हमारे जजेस, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इंश्योरेंस को देखती है, उनको सबको बिठा के हमने कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया। इंश्योरेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा समस्याएं दूसरे नंबर पे आई थी उस एनालिसिस में, उस विश्लेषण में, दे पर्टेन टू रियल एस्टेट, एंड रियल एस्टेट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारे आपके जैसे जो लोग ज़िंदगी भर की जो गाड़ी कमाई, हार्ड अर्न मनी, एक बार ही खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खरीदते हैं, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सो इट्स वेरी डिस्करेजिंग फॉर द इंडिविजुअल, ऑल्सो फॉर द सेक्टर। सो वी थॉट दैट लेट अस सिट अक्रॉस दिस टेबल एंड फाइंड आउट एज टू व्हाई देर आर 55,000 केसेस, 54,000 cases pertaining to real estate in our courts. What are the reasons and how we can resolve this quickly so that consumer is at an advantage while redressing the grievance. तो इसमें जो लोग आज बैठे थे, उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का इक्विवेलेंट नेशनल कमीशन है, उसके मेंबर्स, बहुत सारे स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट, हमारे ऑफिसर, हाउसिंग मिनिस्ट्री के ऑफिसर, वकील, उपभोक्ता के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs, वो रियल एस्टेट के बिल्डर्स, उनकी जो संस्था है क्रेडाई, नरेटको वगैरह, हम सारे 40-50 लोग यहाँ पे बैठ के सुबह से इस पे मंथन कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि ये क्या वजह है। देन वी हैड चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र रेरा, वी हैड चेयरमैन ऑफ दिल्ली रेरा, वी हैड एक्स चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र रेरा एंड मेनी अदर रेरास, बिकॉज अगर किसी को रियल एस्टेट फ्लैट में कोई प्रॉब्लम है तो वो 2-3 जगह जा सकता है। एक तो कंज्यूमर कमीशन में जा सकता है,
एक रेरा में जा सकता है, और एक तीसरा जो बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत NCLT में जा सकता है। सो कंज्यूमर के पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमने सोचा सबको मिलजुल कर बैठ के ये डिस्कशन किया जाए कि कैसे, क्यों लोग आ रहे हैं इतने ज़्यादा, और इसका कैसे समाधान निकल सकता है। तो बहुत अच्छे सजेशंस आए, बोथ ऑन द प्रिवेंटिव साइड कि उसको जाने से पहले ही उसकी समस्या सॉल्व हो जाए, और जो ये 50-55 हज़ार केस हैं, द क्यूरेटिव साइड कि उसको कैसे जल्दी से डिस्पोज करें। तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आई, इसमें जो पॉइंट्स थे कि क्यों लोग जा रहे हैं, जो मेन रीजंस थे उसमें एक तो सबसे शुरुआत होती है भ्रामक विज्ञापन से, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है साहब लेक से 2 किलोमीटर है, इधर पहाड़ दिख रहा है, उधर जंगल दिख रहा है, और वहाँ जाके देखोगे तो कुछ नहीं दिख रहा है। सो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मनीषा पता नहीं है कि नहीं, चली गई हमारी एडवर्टाइजिंग, हाँ शी इज़ देयर। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, और निधि मैडम हेड करती हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो वो तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को रेगुलेट करती है। पर इसमें एक चीज़ ये निकल के आई कि जो बिल्डर का ऐड होता है वो मिसलीडिंग तो बाद में पता लगता है। अभी उसने कह दिया आज कि हमारा ये 2 साल में बनेगा, और पीछे एक पहाड़ है और इधर एक सिर्फ नदी है, पर उसका सत्य 2 साल बाद पता चलता है। तो इस तरह के भ्रामक विज्ञापन को कैसे हैंडल किया जाए, यहाँ से समस्या शुरू होती है। एंड देन जो उसका रजिस्ट्रेशन है, बिल्डर के पास सारे क्लियरेंसेस हैं कि नहीं, बिल्डर के पास उसको बनाने के लिए कैपिटल है कि नहीं, डज ही हैव कॉन्ट्रैक्टर हु कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फिर प्रोजेक्ट बनने के समय डिले इन पोजेशन, जितना स्क्वायर फीट बोला गया था उतना नहीं है, पार्किंग नहीं है, गैराज नहीं है, जो सारी समस्याएं थी उस पर बहुत खुलकर बात हुई। और उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो अग्रीमेंट होता है बिल्डर और बायर के बीच में, अगर उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, वो उसमें एक रूपता लाई जाए, इट शुड बी अ यूनिक डॉक्यूमेंट विच शुड बी प्रेवलेंट अक्रॉस द कंट्री, देन मे बी इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट। सो सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसा आदेश है कि एक मॉडल अग्रीमेंट होना चाहिए पूरे देश में। तो हमने आज ये डिसाइड किया है कि एक कमेटी फॉर्म करके और एक मॉडल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बिटवीन द बायर and the seller who is the builder, we will develop this document, of course in consultation with all stakeholders, and then we'll maybe submit it to the Supreme Court and send it to all the states. रेरा के संदर्भ में कुछ बातें आई कि साहब वैकेंसीज़ हैं, और कई बार एक चीज़ के लिए रेरा में ही 2 जगह जाना पड़ता है, एडजुडिकेशन के लिए और कॉम्पनसेशन के लिए। उस तरह के जो प्रोसीजरल इश्यूज़ थे वो भी आए। हमारे जो कंज्यूमर कोर्ट्स में केसेस हैं उसके बारे में ये आया कि लंबी तारीखें नहीं दी जानी चाहिए, एक तरह के केसेस को क्लब करके एक साथ डिसाइड कर दें ताकि एक साथ बहुत लोगों को राहत मिले। और जो कंज्यूमर कोर्ट्स और रेरा के ऑर्डर हैं, ऑर्डर तो कर दिया जज साहब ने, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से होती है। इट इज़ विद द SDMs एंड अदर एग्जीक्यूटिंग बॉडीज़। उस व्यवस्था को कैसे और टाइट बनाया जाए, ये भी एक बात निकल के आई। सो दिस इज़ ब्रॉडली व्हाट वी डिस्कस। यू वांट टू ऐड समथिंग? यू वांट टू ऐड समथिंग? इसमें कुछ सजेशन अवेयरनेस के लिए कुछ सजेशन से, वी शुड क्रिएट ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट रेरा एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं कंज्यूमर सेंट्रिक। फिर एक और सजेशन था रिगार्डिंग मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, सो इन कंज्यूमर कमीशन सर। यस, सो गुड सजेशन, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट कि कोर्ट में जाने से पहले अगर एक बार कंसिलिएशन बोलते हैं रेरा में और हमारे यहाँ मीडिएशन बोलते हैं, एक बार अगर आमने सामने बैठकर उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए, इफ़ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कैन बी मेड बिफोर वी गो टू द कोर्ट, आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट। आपके महाराष्ट्र के रेरा के पुराने अध्यक्ष चैटर्जी साहब थे और उन्होंने कंसिलिएशन में बड़ा अच्छा काम किया है। वर्तमान के अध्यक्ष अजय मेहता जी भी थे, उन्होंने भी कहा कि जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है बिल्डर रेरा में, उसको रूटीन में ना करके उसके पीछे होमवर्क किया जाए कि वो सचमुच उसके पास क्लियरेंसेस और सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं।
वहाँ पे अगर उसको टाइट कर दिया जाए तो बाद में दिक्कत कम आएगी। और so conciliation and mediation, which we call in consumer court, that is a key to solve unnecessary this delay in the decision of consumer courts। ये भी आज एक बात निकल के आई। तो हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स में जो मीडिएशन की व्यवस्था है वो थोड़ी नई है। बहुत जगह कमीशंस ने मीडिएटर्स को एम्पैनल कर लिया है और कर रहे हैं। सो आई थिंक वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल स्ट्रेंथन दिस सिस्टम so that people can settle the disputes out of the court to the extent possible। कंज्यूमर केसेस में लॉयर करना ज़रूरी नहीं होता है, आप सबको शायद मालूम होगा। टाइम लिमिट्स हैं कि इतने में केसेस को डिस्पोज किया जाना चाहिए। केसेस की अधिकता की वजह से कई बार वो टाइम लिमिट्स हम नहीं कम वो कर पाते हैं। उस पर भी विचार हुआ कि कैसे केसेस को, तो जैसे गुजरात में हमारा जो कमीशन है या उत्तर प्रदेश में जो कमीशन है वो बहुत एफिशिएंट है। उन्होंने बहुत ज़्यादा केसेस को डिस्पोज किया है और अपनी पेंडेंसी को कम किया है। तो वो दोनों जज साहिबान ने भी यहाँ पे संबोधन किया। दे एड्रेस्ड द ऑडियंस एज टू व्हाट आर द वेज इन विच दे हैव बीन एबल टू अचीव दिस हाई लेवल ऑफ डिस्पोजल। सो दिस इज नेट द समरी ऑफ व्हाट वी डिस्कस टुडे। हाँ प्लीज़ ऐड। रेरा के द्वारा जो प्रिवेंशन पावर है उसके बारे में भी महारेरा के द्वारा ये कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन होता है बिल्डर्स का वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छी जांच होनी चाहिए। जब जांच होगी तो कंज्यूमर के साथ भी धोखा नहीं होगा कि कोई भी रजिस्ट्रेशन दिखा करके और वो इस तरह का कोई भी साइट डेवलप करना जो शुरू करता है उससे कंज्यूमर्स को धोखा नहीं होगा। दूसरा था कि जो क्वार्टरली रिटर्न्स हैं वो कंज्यूमर को भी बताए जाएं ताकि उसे पता रहे कि जो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है या जो सीए है वो अपनी रिपोर्ट्स को में किस प्रकार से प्रगति दे रहा है, प्रगति हो भी रही है कि नहीं हो रही है। और साथ साथ जो इनका एक डेजिग्नेटेड अकाउंट है वो एक ही होना चाहिए ताकि सारे कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वहीं पे अपना धन संग्रह करें और उसके भी क्वार्टरली रिटर्न्स सभी कंज्यूमर्स को दिए जाएं। तो इससे ये होगा कि टाइमली एक तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और इस प्रकार से काफ़ी हद तक ये जो डिले इन पोजेशन वाली जो सबसे बड़ी हमारी शिकायत है, हमारे जो आंकड़े हैं वो ये शो करते हैं कि कंज्यूमर कमीशन में जो केस दायर किए गए लगभग 45% वो हैं जिनमें कि डिले इन पोजेशन के इश्यूज़ हैं। तो प्रोजेक्ट सही समय पे कंप्लीट हो, अपने आप ही ये शिकायतें समाप्त हो सकती हैं और या उन पे मतलब एक तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही साथ एग्रीमेंट की भाषा वो भी सिंपल होनी चाहिए और जहाँ तक हो सके बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही वो लिखा होता है वेयर एज दिस वो आधा वैसे ही नहीं समझ में आता है। सो बिकॉज कॉमन मैन इज़ बाइंग, वो बेचारा ज़िंदगी भर की अपनी कमाई पेंशन की जो भी है उसको लगा रहा है, तो उसको वो भी इंश्योरेंस के लिए भी उस दिन भी ये बात निकल के आई थी जब हमने इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वो 60 पेज की होती है और उसमें आप 56 नंबर पेज पे और 32 नंबर पेज पे साइन करा लेते हो। मेरे ख्याल से हम लोग भी नहीं पढ़ते हैं। तो भाषा सिंपल होनी चाहिए और भाषा छोटा होना चाहिए और उसकी समरी, क्योंकि इंश्योरेंस में कई बार प्रॉब्लम आती है, आपने उसको साइन करा लिया, बाद में जब वो क्लेम लेने गया तो बोला कि नहीं आपको तो पहले से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर था, अब नहीं मिलेगा क्लेम। उसको PED बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। तो अगर यही बात उसको पॉलिसी लेते टाइम बता दी होती कि आप इसमें इतनी एलिजिबल हैं, तो उसके भी दिमाग में क्लैरिटी रहती है, वो शायद इंश्योरेंस लेता ही नहीं वो वाला। सो वी हैव टू मेक दिस होल एंगेजमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर एज सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें अगर क्लिष्ट कठिन भाषा होगी, इफ़ इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, then the buyer suffers। So हाँ सॉरी आई इंटरव्यू, यू विल प्लीज उसमें ये भी एक बात आई। सो एक बात ये भी आई कि जो जैसे कारपेट एरिया पे भी एक डिस्प्यूट होता है। कई दफ़े कंज्यूमर को लगता है कि जो उसे प्रॉमिस किया गया था ये इससे कम है या ज़्यादा है, या अम्यूनिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड होती हैं। जैसे मान लीजिए कि लिफ्ट के बारे में कोई एक बात कही गई तो ये पता नहीं चलता है कि किस तरह की लिफ्ट है, या इस तरह के जो कॉमन एरियाज़ होते हैं, पार्किंग है, इन सब के बारे में पता नहीं लगता। तो एक मानक इस पे भी बनाने की आवश्यकता है कि पूरे कंट्री में अगर हम कारपेट एरिया किसी चीज़ को कहते हैं तो वो क्या है,
और वो समानता के साथ सभी जगह पे उसी को माना जाए कि इसी चीज़ को हम काफेटेरिया कहेंगे या इसी चीज़ को हम जो एमिनिटीज़ हैं उनके अंतर्गत हम उनको ये कहेंगे। कई बार ये भी आता है कि जैसे ऐसी चीज़ें जो नैसर्गिक कारणों के कारण प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होता है तो एक मिनट, कितने लोगों को नैसर्गिक का मतलब पता है? क्लिष्ट भाषा का उपयोग मत करो। बोलो। हाँ, तो अब सर वो या तो फिर लैटिन होगी बोलो। फोर्स में तो ऐसी चीज़ें जो आपके बस के बाहर हैं, हाँ। ऐसी कोई समस्या हो, जैसे कोविड था, पैंडेमिक, लॉकडाउन हुआ, लेकिन कई दफ़े जो बिल्डर्स हैं वो ये भी कह सकते हैं कि सीमेंट की कमी हो गई थी जिसका कारण उनका मतलब जो नियत समय था उससे वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसे नहीं माना जा सकता है। तो यानी ये भी क्लियर होना चाहिए कि जब इस तरह के वो कौन से कारण हैं जिनको आप कहेंगे कि ये आपके बस के बाहर थे और इस कारण से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो डिले हुआ उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अक्सर हमारे कंज्यूमर्स को काफ़ी दौड़ना पड़ता है, वो काफ़ी परेशान रहता है और इस तरह से ये जो केसेस हैं वो रेरा में भी बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर कमीशन में भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि क्यों कंज्यूमर कमीशन में आखिर हमारा जो उपभोक्ता है वो क्यों आता है। तो देश में सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 15,000 फाइल हुए थे, 8,000 लगभग डिस्पोज हो गए, 6,500 पेंडिंग है। फिर वेस्ट बंगाल, फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ इज जस्ट अ यूनियन टेरिटरी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा केस है। So this is only for state or state and district both? दिस इज़ ओनली एट द स्टेट कमीशन लेवल, बिकॉज की फ्लैट की जो कॉस्ट होती है तो अधिकतर केस unless it's a small buyer, they go to state commission because of the pecuniary jurisdiction. And sir, what would be the number of the cases on account of force majeure as man is talking about? No, it's We not. have to- We will have to go through it, but most of the cases, they also take this, as a plea for non-completion of projects. So they try to, use all kinds of imaginative ways in justifying why they have delayed the project. सबसे ज़्यादा केसेस है डिलेड पोजीशन के। सर एक बार फिर से बताइए कितने केस महाराष्ट्र में थे, कितने डिस्पोज हुए, कितने बचे? 15,154 ये फाइल्ड थे और 8,718 डिस्पोज हो गए और 6,436 अभी भी पेंडिंग है। और सर रेरा में 19,926 केसेस। ये केवल वो हैं जो हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स में, रेरा में अलग है। सो नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आई थिंक यू वांट टू। So from Sir, advertise, yes sir. I'm Imran from TTI. What would be the amount logged in because of these cases? Oh, huge. Matlab, we have not done this calculation, but it will be into hundreds of crores, more than that. Any quantum? We don't have that number. And what is the timeline for this committee you said that for this model draft? So we will try and do it in next 3 months. But since stakeholders are to be collected from different sectors, so it might take a little while. But it will be a landmark thing if this is done, because it will at least give uniformity in handling of this sector across the country. And would it be on the lines of the model rent act? Something like that, yes. It will be a template Yeah. that this is the model, but each city has its own nuances. If you compare Lucknow with Chandigarh, with Delhi, with Mumbai, with Noida, with Gurgaon, the real estate and housing has different nuances. Different market, different. Yeah, because Mumbai has this redevelopment thing which many cities don't have. So that has to be taken. So that is why I said use the word template. So it is more for the conditions of engagement between the buyer and the seller. But some parts may be different. Many states already have these set of agreements.
So we'll all have a look at all and come up with a common template. So you also mentioned Supreme Court. Is there some case going on in Supreme Court where it has to be? Many cases are there. Supreme Court is also of the view that there should be a uniform, model kind of an agreement. I will not call it uniform, model agreement, which covers the nuances of, the disengagement between the buyer and the seller. So with respect to carpet area, I thought we were already, it was very Yes, clear because yes. here it is carpet built up and super built up. Carpet is something which is very livable besides the wall. So why is there a confusion now? And who's here supposed to look after it? Who's the body which should be? RERA. RERA. Yeah. Sir, any plans towards misleading advertisement? Yes. ये खाने से अभी बॉर्नविटा के बारे में एक आदमी ने अच्छा खासा वीडियो डाला था, but day before yesterday there was a case which was filed, so again he had to remove that video. तो ये खाने से हाँ, skin मुझे ग्लो हो जाएगी, मर्क्यूरी बल्ब की तरह ग्लो हो जाएगा, and thereafter the rural people gets royally Right. affected because of that. Exactly. So we are seized of the matter, and tomorrow in this room we are talking to some 40-50 influencers, because we realize that other than the conventional media, the print, the television, the newspapers, magazines, there is also this heavy set of advertising going on social media. And one of course is by the companies, but one is a disguised advertisement by these influencers. मेरे 5 लाख फॉलोअर हैं, मेरे मतलब एग्जाम्पल, मेरे नहीं है 5 लाख, तो मैं बोल दूं कि साहब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट आई एम नॉट टेलिंग द कंज्यूमर कि मैंने पैसा लेके ये बोल रहा हूँ या कोई बेनिफिट लेके बोल रहा हूँ. उसके लिए हमारे विभाग ने लगभग कितने दिन पहले 3 महीने पहले एक सेट ऑफ गाइडलाइंस निकाली हैं, जिसका फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रमाइस है डिस्क्लोजर. अगर आप पैसा लेकर या मटेरियल बेनिफिट लेकर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ये तो हो गया जनरल प्रिंसिपल. जो आपने सवाल पूछा कि अब हेल्थ वेलनेस के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें एक एडिशनल बंदिश कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन भी डिस्क्लोज करनी होगी. कि अगर आप ये कह रहे हो ना कि ये वाला प्रोटीन खाने से मसल बढ़ जाएगी, तो आर यू अ डॉक्टर and who asked you, where did you get this knowledge from? Because we are worried, like the Bournvita thing, although Bournvita thing is a little different, as to this uninformed preaching and influence by the influencers can actually do harm, especially younger generation, which is very susceptible to these influencers' advice. So we are going to be strict. The other category which ASCI is already looking at it, and we are also, on which SEBI has also issued guidelines, is investment related advice. So some influencers will come and say, ye wala mutual fund le lo. I was So about to say. are you connected to that? What is your qualification? Are you a finance expert? So we were engaging with SEBI. SEBI ने पिछले हफ्ते already guidelines निकाली हैं, so which we will incorporate and see in our guidelines. एडवर्टीजमेंट में थोड़ी मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो गलत सही उससे देखते हैं, हम लोग कंज्यूमर के हिसाब से देखते हैं. देन विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट देखता है कि कहीं मिसोजिनिस्टिक या महिलाओं के प्रति दुर्भावना से तो कोई याद नहीं, बच्चों को अननेसेसरी दबाव तो नहीं डाला जा रहा है. तो हम लोग सब मिलकर ये एडवर्टीजमेंट की व्यवस्था है, उसको जहाँ तक हो सके उसको नियंत्रित तो नहीं, मतलब उसको सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास. टाइम से सर, जैसा आपने बताया कि जो पैसे लेके करेगा उनको मेंशन करना पड़ेगा, रियल सेक्टर में भी ऐसा अपना होगा हमारा, जैसे कोई भी सारे सेक्टर्स के लिए. अगर कोई देखो, एक तो होता है विज्ञापन, राइट, हाँ सर, हाँ, जो अखबार में समाचार के बगल में है, राइट, हाँ, तो वो जो पढ़ रहा है ना रीडर पाठक, राइट, हाँ, वो उसको पता है ये विज्ञापन है, और इस पे अगर ये क्रिकेटर या फिल्म स्टार खड़े हैं, हाँ, वो पैसा लेके खड़े हैं, राइट, वो हाँ, तो विज्ञापन ही हो गया. हाँ, पर सोशल मीडिया पे मेरे 5 लाख फॉलोअर हैं, मेरे नहीं, मतलब किसी और के, हाँ, और मैं कह रहा हूँ कि साहब ये बहुत अच्छा फ़ोन है, राइट, हाँ, पर जो देख रहे हैं लोग 5 लाख, उनको नहीं पता है कि ये विज्ञापन है या ये रोहित सिंह खुद अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. राइट, हाँ, तो 99% पैसा लेके ही एंडोर्स करते हैं, तो उसको नीचे डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ये डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन निकाल दी हैं.
उसी को चूँकि हम इसमें बहुत ज़्यादा, ये भी एक बिज़नेस है, बहुत सारे यंग लोग इन्वॉल्व हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके किसी को दंडित नहीं करना चाहते हैं। हाँ। इसीलिए कल इनको बुलाया है समझाने के लिए हाँ, कि सेल्फ रेगुलेशन अपने आप थोड़ा ध्यान दो, इसको करो, राइट, हाँ। अगर नहीं करोगे तो डैश 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 फिर मीन देखेंगे। सर जो सेलिब्रिटीज को छोड़ के जो इन्फ्लुएंसर नए जो उसकी बात हो रही है। उनकी बात हो रही हाँ, और विज्ञापन तो जो ऑब्वियस स्पष्ट रूप से विज्ञापन है वो तो जनता समझती है कि विज्ञापन है। सर लेकिन जो आपने हेल्थ और वेलनेस पे बोला है कि उसको क्वालिफिकेशन बढ़ाए, तो ये भी ऐसे ही रहेगा या सेलिब्रिटी से भी पूछा जाएगा कि क्वालिफिकेशन? नहीं, या तो आपने उसको यूज़ पर्सनली किया, वो तो अभी भी है, हमारी जो एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस हैं, ईदर यू हैव यूज्ड इट एंड यू से दैट यू हैव डन इट, बट यू हैव टू बी श्योर बिकॉज यू नो यू आर इन्फ्लुएंसिंग सो मेनी पीपल, तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। आई थिंक द key words are trust and responsibility, because when you are a celebrity, when you are a cricketer, you know people trust you, और उसका आप फिर दुरुपयोग मत करो। ये आइडियल सिचुएशन है, तो ये इट्स ऑलवेज अ कैट एंड माउस गेम, मतलब कि चलता रहता है हमारा। सर जैसे आपने बताया कि Cyber law, because many people get trapped in regards to हाँ। buying and they get trouble time and they Right. are unable to. सो catch साइबर it. लॉ के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो विज्ञापन वाला एस्पेक्ट है जो हम लोग और होम मिनिस्ट्री साथ साथ करते हैं, पर एक बार जब साइबर क्राइम कमिट हो गया सो देन इनके जैसे पुलिस ऑफिसर, होम मिनिस्ट्री, इनका एक अलग विंग होता है विच इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम। सो पहले कंप्लेंट होती है, फिर एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद का काम तो पुलिस का है। बट इससे कैसे बचा जाए, अपना ओटीपी शेयर नहीं किया जाए, आपके पास कोई ईमेल आ रहा है, कोई कह रहा है मुझे बताओ ओटीपी, आपका अकाउंट बिजली कल से कट जाएगी, तो आपको ध्यान जो उसको अवेयर करने का काम है वो हम लोग भी करते हैं, होम मिनिस्ट्री भी करती है, जो ज़िले की पुलिस या मेट्रो पुलिस वो भी करते हैं। तो अधिक से अधिक प्रयास ये रहता है कि लोग खुद ही अवेयर हो जाएं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हर को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करना थोड़ा प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होता है, राइट? सर जैसे आपने बताया कि रेरा में वसूली का उनका अधिकार नहीं है। किसका तो सर? रेरा में जो उनके ऑर्डर निकालते हैं। नहीं, अधिकार नहीं है उसमें, दो वो हैं, नहीं, एक तो एडजुकेटिंग है, एक जो एग्जीक्यूटिव है। compensation देता है। हाँ, तो वो दोनों को अगर एक साथ, उस आदमी को दो जगह जाना पड़ता है, हाँ, तो उसको ठीक करने की भी ये इशू निकल के आया, ये हम लोग के संज्ञान में नहीं था, बिकॉज हम लोग रेरा नहीं देखते हैं, दूसरी मिनिस्ट्री देखती है। हाँ सर। तो इसके लिए उस मिनिस्ट्री से कहेंगे कि इसको थोड़ा यूनिफॉर्मिटी करें, ताकि जो उपभोक्ता है उसको दो जगह ना जाना पड़े एक ही तकलीफ के लिए, राइट? So with respect to just one more, you mentioned that carpet area normally RERA will look after and will clarify. But you know, in Maharashtra there has been a you know sort of a, I won't say campaign, but series of initiatives that legal metrological department had taken, and you know they had also fined people and Good. said that this is the carpet area and you. So good that you raised this issue. Yeah. You want to answer this? Sir, in fact, we He's Ravinder is the director, controller of legal metrology in Maharashtra. बोलो। तुम जो उस समय बोल रहे थे ना कॉन्फ्रेंस, वो बताओ। तो इसमें जो है कंफ्यूजन है, जैसे आपने बताया, और लोगों को मालूम ही नहीं है, और कई बार उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस नहीं हो पाती, और हमारे पास में बहुत सारी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। तो सर इसमें हमने गवर्नमेंट को लिखा था, एंड देयर इज अ क्लैरिफिकेशन दैट यू आर नॉट सपोज टू लुक इनटू इट सर। कारपेट एरिया में देयर वाज अ फेमस कमिश्नर पुलिस एंड ही वाज कंट्रोलर आल्सो, Mr. Pandey, who had taken it very seriously, sir. But then it was stopped that you are not. So now legal metrology is So not. we have no role in this. Okay. So that is the confusion, sir, which he says, and I agree with him, sir. So legal metrology is which we also handle in this ministry. Is we are responsible for correct measurements. जो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होता है ना, उसमें दो इशू होते हैं, एक तो ट्रस्ट का इशू हो गया, एक क्वांटिटी का और एक क्वालिटी का, कि ये चीज़ सही गुणवत्ता की है, क्वालिटी की, और ये सही मात्रा में है कि नहीं। सो क्वालिटी इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड्स, BIS और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, जो ISI मार्क का हेलमेट है, प्रेशर कुकर्स हैं, गीज़र्स हैं, वो तो हो गया क्वालिटी। एंड देन देयर इज़ अ इशू ऑफ क्वांटिटी, कि 1 लीटर लिखा हुआ है इस पर, एक खाने का तेल है, इसमें 1 लीटर ही है कि नहीं, 1 kg जिसको कह रहे हैं वो 1 kg है कि नहीं। तो ये जो मेजरमेंट है ये भी टेक्निकली लीगल मेट्रोलॉजी का ही हिस्सा है, कि ये सही है। अगर कोई 100 स्क्वायर फीट कह रहा है
तो वो 100 ही है कि नहीं, ये इनका काम है। बट उस 100 अगर नहीं है तो उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये दूसरा विभाग है, दूसरी एजेंसी, तो इनका काम मेरे ख्याल से इस परिप्रेक्ष्य में ये होगा कि हम उनको बता दें हाउसिंग को कि साहब ये 99 है, 100 नहीं है, बाकी आप एक्शन लीजिए। बट 100 है कि 99 है, ये तो लीगल मेट्रोलॉजी का ही काम है। सर जैसे आपने कि 15,000 मामले में महाराष्ट्र के हैं, तो सर ये रेरा में भी दर्ज हुए हैं कि ये नहीं, अलग है, अलग है। रेला के 19,000 अलग हैं। 19,000। एक मिनट एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, नहीं दोबारा पूछोगे आप मेरे से। रेला का नंबर कहाँ गया? 19,926 टोटल महारेरा में ना सर? हाँ, उसमें से काफ़ी डिस्पोज भी हो गए हैं। 13,536 डिस्पोज हो गए हैं। 13,536 डिस्पोज हो गया? जी। तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 6,000 के आसपास पेंडिंग, बट 6,000 इज़ अ बिग नंबर। 6,000 लोगों के फ्लैट्स, घर अटके हुए हैं। सो इट इज़ मोर सीरियस देन अ टिपिकल कंज्यूमर कंप्लेंट कि मेरा टीवी टूट गया या ये ख़राब हो गया, बिकॉज दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ होल लाइफ सेविंग। इसीलिए हमने यहाँ पे ये, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा समस्या है। इसमें ही मेरी बात ये थी कि जैसे रेरा में लोग कंप्लेंट करते हैं, रेरा में कंप्लेंट करने के बाद रेरा जब सुनवाई करने के बाद उसको भेज देता है एसडीएम वगैरह एसडीएम के पास या एग्जीक्यूशन के लिए, कंसर्न ऑफिस के पास। लेकिन एग्जीक्यूशन और जो एक होना चाहिए, जो बिल्डर पे उस चीज़ का प्रेशर या वाकई ही जो न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। हाँ। तो इसको लेकर के क्या इसको लेकर के आज मतलब कम से कम 10 लोगों ने अपने विचार रखे। उसमें लखनऊ के हमारे कमीशन हाई कोर्ट के जज थे, गुजरात के थे, नेशनल कमीशन के थे, रेरा के साहब थे आपके जो करंट हैं, और दिल्ली के रेरा के चेयरमैन साहब थे। सब ने ये विचार रखे कि एग्जीक्यूशन की जो व्यवस्था है, और एक मैडम कहाँ की थी, जो पुणे या कहीं की, पुणे की थी, सबने, कुलकर्णी मैडम थी, सबने ये रखा कि जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि न्याय तो तभी मिलेगा जब अल्टीमेट हो जाए। एग्जीक्यूशन का हर जगह अलग अलग सिस्टम है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करके उसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए भी आज एक निष्कर्ष निकल गया है, इसकी हम फिर चर्चा करके इसको विचार करेंगे। और कब तक मतलब इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। हमारा प्रोग्राम